गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और हम इस चैप्टर के दो टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। और आज हम इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये जो टॉपिक है रिकंसिलिएशन, ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो रिकंसिलिएशन में से सबसे ज़्यादा आते हैं। क्या होता है रिकंसिलिएशन? वैसे तो आपने अकाउंट्स में ये वर्ड पढ़ रखा है, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन आप लोगों ने पढ़ रखा है बैंक रिकंसिलिएशन, जिसमें हम बैंक का बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक का बैलेंस एज पर कैश बुक, उसको हम रिकंसाइल करते हैं। ठीक है, यहाँ रिकंसिलिएशन का मतलब क्या? देखिए, हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं और उससे हम नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। और जब हम कॉस्टिंग में प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते हैं तो हमने एक चैप्टर पढ़ा है यूनिट कॉस्टिंग, जिसमें हमने क्या बनाई है, कॉस्ट शीट बनाई। हम कॉस्ट शीट से कॉस्टिंग का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद है जो हमने यूनिट जॉब बैच कॉस्टिंग के चैप्टर में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल को लिखते हैं, फिर डायरेक्ट वेजेज को लिखते हैं, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं। तीनों मिलकर हमें क्या मिलती है, प्राइम कॉस्ट। हम उसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को, हम उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को, तो हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिलती है। हम उसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को, तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलती है। हम उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलती है। उसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को, तो हमें टोटल कॉस्ट मिलती है। फिर हम उसको सेल्स में से नेट करके प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो अकाउंट्स में प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, और कॉस्टिंग में प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट शीट। जनरली अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट या लॉस है वो कॉस्ट शीट के प्रॉफिट या लॉस से मैच नहीं करता है। मतलब दोनों का जो प्रॉफिट या लॉस है वो अलग अलग आता है। कॉस्टिंग में कुछ और ही प्रॉफिट है, अकाउंटिंग में कुछ और ही प्रॉफिट है, या कॉस्टिंग में कुछ और ही लॉस है, अकाउंटिंग में कुछ और ही लॉस है। दोनों का प्रॉफिट लॉस जनरली मिलता नहीं है। ये क्यों नहीं मिलता? ये दोनों का डिफरेंस, ये जो प्रॉफिट और लॉस जो भी आता है, अकाउंटिंग में अलग क्यों आता है और कॉस्ट शीट में अलग क्यों आता है? सबसे पहले तो हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग का प्रॉफिट और कॉस्टिंग के प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आता है। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग और कॉस्टिंग के प्रॉफिट में डिफरेंस आने के वैसे तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मगर हम कुछ मेन रीजन की बात करते हैं। पहला मेन रीजन, बहुत सारे एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो हम अकाउंट्स में तो लिखते हैं मगर हम कॉस्ट शीट में नहीं लिखते, जैसे बैड डेट्स, जैसे इंटरेस्ट, जैसे इनकम टैक्स, जैसे प्रोविजन फॉर डेट्स, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जैसे डिविडेंड, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व। बहुत सारे एक्सपेंडिचर हैं जो हम अकाउंट्स के ट्रेडिंग P&L में तो लिखते हैं मगर हम कॉस्ट शीट में वो एक्सपेंडिचर इंक्लूड ही नहीं करते, मतलब हम उसको कॉस्ट शीट में लिखते ही नहीं है। अब आप एक जो खर्चे हैं वो अकाउंट्स में तो लिखो और कॉस्ट शीट में नहीं लिखो तो दिखती बात है, प्रॉफिट में डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। और क्या रीज़न हो सकता है? बहुत सारी इनकम ऐसी है जो हम अकाउंट्स में तो लिखते हैं मगर कॉस्ट शीट में नहीं लिखते, जैसे डिस्काउंट की इनकम, जैसे इंटरेस्ट की इनकम, जैसे इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट की इनकम, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये सब कुछ हम अकाउंट्स में तो लिखते हैं मगर कॉस्ट शीट में नहीं लिखते। रेंट की इनकम जो हम अकाउंट्स में तो लिखते हैं बट कॉस्ट शीट में वो इनकम को इंक्लूड नहीं करते, तो दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा। बहुत सारे मेथड हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग में और कॉस्टिंग में। फॉर एग्जाम्पल, हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं और स्टॉक के वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, बहुत सारे।
तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हो सकता है हमने स्टॉक का वैल्यूएशन के लिए फीफो मेथड काम में लिया, बट जब हमने कॉस्ट शीट बनाई तो उसमें हमने लीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड या कोई और मेथड काम में ले लिया। अगर हमने दोनों अकाउंटिंग के सिस्टम में अलग अलग मेथड यूज़ किया, कॉस्ट शीट में स्टॉक का वैल्यूएशन अलग मेथड से किया है, अकाउंटिंग में स्टॉक का वैल्यूएशन अलग मेथड से किया, तो क्या होगा, स्टॉक का अमाउंट बराबर नहीं आएगा। और अगर स्टॉक का अमाउंट बराबर नहीं आएगा तो दोनों के प्रॉफिट लॉस में भी डिफरेंस आएगा। जैसे डेप्रीसिएशन का मेथड WDV मेथड हो सकता है, स्ट्रेट लाइन मेथड हो सकता है, या और कोई मेथड हो सकता है। अकाउंटिंग में हो सकता है हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया, मगर हो सकता है कॉस्टिंग में हमने WDV मेथड यूज़ कर लिया, तो दोनों के प्रॉफिट या लॉस में डिफरेंस आएगा। तो मेथड बहुत सारे हम मेथड यूज़ करते हैं। हो सकता है हमने अकाउंटिंग में जो मेथड यूज़ किया वैसा मेथड हमने कॉस्ट शीट में यूज़ नहीं किया, कोई और मेथड यूज़ कर लिया, तो भी इन दोनों के प्रॉफिट लॉस में डिफरेंस आ सकता है। और क्या रीज़न हो सकता है प्रॉफिट लॉस में डिफरेंस आने के? एक्सपेंसेस का अमाउंट, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड। हम जब अकाउंटिंग में फैक्ट्री ओवरहेड को लिखते हैं तो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड लिखते हैं। जो हमारे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है वो हम अकाउंट्स में इंक्लूड करते हैं। ट्रेडिंग P&L में जो भी खर्चे आते हैं, चाहे वो फैक्ट्री ओवरहेड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो, जो भी खर्चे होते हैं वो एक्चुअल होते हैं। मगर कॉस्ट शीट में हम जो खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सारे जो खर्चे लिखते हैं ये खर्चे होते हैं एब्जॉर्ब्ड। कॉस्टिंग में एब्जॉर्प्शन का सिस्टम यूज करते हैं। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड जरूरी नहीं कि सेम है। हो सकता है फैक्ट्री ओवरहेड हमारे जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है वो है 70,000, मगर जो हमारे एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड है वो है 60,000। तो हम अकाउंट्स में जब फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे तो हम लिखेंगे 70,000, मगर जब हम कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट में जब फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे तो लिखेंगे 60,000। तो दोनों में एक्सपेंडिचर तो लिया है, बट दोनों में एक्सपेंडिचर का हमने डिफरेंट अमाउंट लिया है, तो भी दोनों के प्रॉफिट लॉस में डिफरेंस आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण से अकाउंटिंग का प्रॉफिट और कॉस्टिंग का प्रॉफिट अलग अलग आता है, या दोनों में लॉस आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे कि अकाउंटिंग गलत है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि कॉस्ट शीट गलत है। कॉस्ट शीट जिस पर्पस के लिए बनी होती है उस पर्पस के हिसाब से ठीक है, अकाउंटिंग जिस पर्पस के लिए बना है उस पर्पस के हिसाब से ठीक है। अकाउंटिंग अपनी जगह ठीक है, कॉस्ट शीट अपनी जगह ठीक है, मगर दोनों का प्रॉफिट या लॉस जनरली अलग अलग जो आता है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। हम क्या करते हैं, जैसे बैंक रिकंसिलेशन में क्या होता है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, उसमें हम ऐड लेस करके बैंक बैलेंस एज पर पासबुक पहुंच जाते हैं, है ना। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्रॉफिट को बेस लेंगे और उसमें ऐड लेस करके दूसरे के प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। जैसे मान लो हमने कॉस्टिंग के प्रॉफिट को बेस लिया, हम उसमें ऐड और लेस करके अकाउंटिंग के प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। ये बनता है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, और यही हमें करना है। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, कॉस्टिंग के प्रॉफिट को बेस लेते हैं, फिर उसमें ऐड और लेस करके कहाँ हमें पहुंचना होता है, हमें अकाउंटिंग के प्रॉफिट या लॉस तक पहुंचना होता है। अब बात आती है ऐड क्या करना है और लेस क्या करना है, हमें क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है। बहुत ध्यान से सुनना आप, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया तो बिल्कुल आप इसका क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करोगे और पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है। आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा कॉस्टिंग के प्रॉफिट को बेस लेना है। आपको कॉस्टिंग का प्रॉफिट या कॉस्टिंग का लॉस दे रखा होगा, आप उसको बेस लोगे और फिर उसमें ऐड और लेस करते हुए आपको कहाँ पहुँचना है, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट या लॉस तक पहुँचना है। अब कैसे क्या करना है, कैसे ऐड करना है, कैसे लेस करना है, क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, बिल्कुल इस रूल को बहुत ध्यान से समझना आप। ठीक है, आप जब ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हो तब आप ये समझ लो कि यू आर कॉस्ट अकाउंटेंट। आप कौन हो, आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, और हम हमारे प्रॉफिट को रिकंसाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटेंट के प्रॉफिट से। हम कौन है, हम कॉस्ट अकाउंटेंट है। हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो हम कौन हो गए, हम कॉस्ट अकाउंटेंट हो गए, और हमें हमारे प्रॉफिट को
फाइनेंशियल अकाउंटेंट के प्रॉफिट से रिकंसाइल करना है, मतलब हमें हमारे प्रॉफिट से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट तक पहुंचना है। हमें हमारे प्रॉफिट से कहां पहुंचना है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट तक पहुंचना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने जैसा जैसा किया है हमें वैसा वैसा करना पड़ेगा। हम जब वैसा वैसा करेंगे तो हम उसके प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। जैसे मान लो फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने एक खर्चा लिया इनकम टैक्स 50,000 रुपए, मगर वो खर्चा हमने तो नहीं लिया। तो अब हम क्या करेंगे? हम भी वो खर्चा लेंगे, क्योंकि अगर हमें उसके प्रॉफिट तक पहुंचना है, हमें फाइनेंशियल अकाउंटेंट के प्रॉफिट तक पहुंचना है, तो जैसा उसने किया है वैसा हम करेंगे, तभी तो उसके प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। ठीक है, करना है मतलब रिकंसिलेशन में करना है। ये सारे एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में, कॉस्ट शीट में जाके एडजस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, हमें रिकंसिलेशन में ये एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो अकाउंटेंट ने 50,000 का एक्सपेंडिचर लिया इनकम टैक्स, मगर वो खर्चा हमने तो नहीं लिया, तो अब हम लेंगे। अगर हम खर्चा लेते हैं तो खर्चा अगर बढ़ेगा, अगर खर्चा और आएगा तो इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? श्योर है, और खर्चा आएगा तो प्रॉफिट घटेगा। तो हमें इसको क्या करना है? माइनस करना है। समझे आप? अकाउंटेंट ने इनकम टैक्स का खर्चा लिया, हमने कॉस्ट शीट में तो नहीं लिया। हमें पता है हमने इनकम टैक्स का खर्चा लिया ही नहीं, कॉस्ट शीट में इनकम टैक्स लेते ही नहीं। मगर रिकंसिलेशन करने के लिए हमें रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में अगर वो खर्चा लेते हैं, अगर मैं इनकम टैक्स का खर्चा लेता हूं तो इससे मेरे प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मेरा प्रॉफिट, अगर मैं खर्चा लूंगा तो खर्चे से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो मुझे क्या करना है? माइनस करना है। मेरे प्रॉफिट में से क्या करना है? माइनस। मुझे अकाउंटेंट के प्रॉफिट तक पहुंचना है। समझ गए? अब जैसे मान लो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट था उसने इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ली 20,000। अब वो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट हमने तो नहीं ली, क्योंकि हम कॉस्ट शीट में लेते ही नहीं है। अब हमें लेनी है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हम लेते हैं, इनकम है, इनकम अगर हम लेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। मतलब हमें क्या करना है? ऐड करना है। मतलब हमें ये देखना है कि जैसा उसने किया है अगर हम वैसा करते हैं तो उससे हमारे प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अब तीसरा लेता हूं, जैसे मान लो फैक्ट्री ओवरहेड हमने लिया 1 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा हमने कितना लिया? 1 लाख। और अकाउंटेंट ने लिया 1,40,000। हमने कितना लिया? 1 लाख। और अकाउंटेंट ने कितना लिया? 1,40,000। उसने ज्यादा खर्चा लिया, हमने कम लिया। तो हम क्या करेंगे? हम भी खर्चा और लेंगे। अकाउंटेंट ने कितना लिया? 1,40,000। हमने कितना लिया? 1 लाख। हमने खर्चा कम लिया, मतलब अकाउंटेंट ने ज्यादा लिया, तो हम भी खर्चा ज्यादा लेंगे। कितना और ज्यादा लेंगे? 40,000। 1 लाख तो ले चुके हैं, अकाउंटेंट ने 1,40,000 लिया, तो हम 40,000 रुपीज एक्सपेंडिचर और अगर लिखते हैं, 40,000 का खर्चा और लिखा जाए, तो इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। मतलब जैसा उसने किया है वैसा करें तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता है या घटता है? अगर बढ़ता है तो ऐड करना है, घटता है तो लेस करना है। अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड 40,000 और लेते हैं तो खर्चे और अगर लिया जाए तो हमारा प्रॉफिट घटेगा, हमें माइनस करना है हमारे प्रॉफिट में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एक्सपेंडिचर लिया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वो लिया 2 लाख रुपए, और फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का खर्चा लिया 1,80,000। अकाउंटेंट ने खर्चा कम लिया है और हमने ज्यादा लिया है, तो हम भी खर्चे को कम करेंगे। उसने 180 लिया, हमने 2 लाख लिया, तो हम 20,000 रुपए से हमारे खर्चे को अगर कम करते हैं, अगर खर्चा कम किया जाए तो प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा, हमें ऐड करना है। मतलब जैसा अकाउंटेंट ने किया अगर वैसा किया जाए, जैसा फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने किया वैसा किया जाए, तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? अगर बढ़ता है तो ऐड करना है, घटता है तो लेस करना है। ठीक है,
इस तरह से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। बहुत इजी है, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे क्या होता है रिकंसिलिएशन। ठीक है, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करके ही बताता हूँ, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप ध्यान से समझना और आप लोग समझ भी जाओगे आराम से। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज ए नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर 10, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज ए नेट प्रॉफिट of rupees 64,500 as per their financial records for the year ended 31st December 2021। अकाउंटिंग का प्रॉफिट आ रहा है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कितना है 64,500। However their cost record disclosed a net profit 86,460, मगर जो कॉस्टिंग में प्रॉफिट आ रहा है वो है 86,460। The following information was revealed as a result of scrutiny of the figure of both the set of accounts। अब हमें डिफरेंसेस के रीजन दे रखे हैं, हमें देखना है कि किसको ऐड करना है और किसको लेस करना है ना, ध्यान से समझना। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट इन, अच्छा देखो ध्यान रखना, इनकम जो होती है ना वो क्रेडिट होती है और खर्चा जो होता है वो डेबिट होता है, ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरेस्ट मतलब जो इनकम होती है वो क्रेडिट होती है और जो खर्चा होता है एक्सपेंसेस होता है वो डेबिट होता है। ठीक है, चलिए देखो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर ही साथ साथ में इसको समझते भी जाते हैं और लिखते भी जाते हैं। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हाँ सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस्टिंग का नेट प्रॉफिट। कॉस्टिंग का नेट प्रॉफिट कितना है 86,460। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग। एज पर कॉस्टिंग हमारा नेट प्रॉफिट है 86,460, जबकि अकाउंटिंग का प्रॉफिट कितना है, अकाउंटिंग का प्रॉफिट 64,500 है। मतलब हमें एड लेस करते हुए यहां तक पहुंचना है। ठीक है, ये हमारा नेट आंसर आना चाहिए, जब हम एड लेस करने के बाद में जब आए तो ये अमाउंट आना चाहिए 64,500। ठीक, चलिए 86,460। अब देखते हैं पहला, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट। क्रेडिट क्या होती है, इनकम, मतलब ये बैंक इंटरेस्ट इनकम है जो हमने फाइनेंशियल बुक्स में ली है, मतलब अकाउंटेंट ने इनकम ली मगर ये इनकम हमने तो नहीं ली, तो हम भी लेंगे। अगर मैं इनकम लेता हूं तो प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना, तो यहां करेंगे ऐड बैंक इंटरेस्ट, कितना अमाउंट 250 ऐड करेंगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। वर्क्स ओवरहेड हमने कम लिए, कितना कम लिया 1550। अकाउंटेंट ने खर्चा ज्यादा लिया और हमने एक्सपेंसेस कम लिया, तो हम कितना कम लिया 1550, तो हम 1550 खर्चा और लेंगे क्योंकि उसने ज्यादा लिया, अकाउंटेंट ने ज्यादा लिया, हमने कम लिया, तो हम खर्चा और लेंगे। जैसा उसने किया है हमें वैसा करना है। उसने एक्सपेंडिचर ज्यादा लिया, हमने कम लिया, तो हम भी एक्सपेंडिचर जितना कम लिया उतना और लेंगे। अगर एक्सपेंसेस और लिखते हैं, एक्सपेंसेस को बढ़ाते हैं, तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो हम यहां लिखेंगे लेस वर्क्स ओवरहेड अंडर चार्ज। हमने एक्सपेंडिचर कम लिया, बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। खर्चा जब बढ़ता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है। 1550 ये माइनस हो गया। अच्छा नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमने ज्यादा ले लिया, तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कम करना पड़ेगा। कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, खर्चा कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। कितना कम लिया 850, तो हम यहां करेंगे ऐड
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवरचार्ज कितना अमाउंट है, ये है 850। ओके, उसके बाद में डेप्रीसिएशन अकाउंट्स में लिया 5600 और डेप्रीसिएशन कॉस्टिंग में लिया 6000। फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने डेप्रीसिएशन लिया, डेप्रीसिएशन क्या, एक्सपेंडिचर। फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने डेप्रीसिएशन 5600 लिया और हमने डेप्रीसिएशन लिया 6000, तो हमने एक्सपेंसेस ज़्यादा ले लिया, या फिर ऐसा कहें अकाउंटेंट ने कम लिया, तो हम भी एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, कम करेंगे। हमें उसके जैसा करना है ना। तो हम डेप्रीसिएशन को अगर कम करते हैं, मतलब खर्चे को कम करते हैं 400 रुपये से, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। डेप्रीसिएशन ओवर चार्ज ऐड करेंगे, डेप्रीसिएशन ओवर चार्ज 400 रुपीज ऐड करेंगे। अच्छा, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्टिंग, मगर अकाउंटेंट ने तो ली है, मतलब अकाउंटिंग में तो ये इनकम आती है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की इनकम अकाउंटिंग ने तो ली है मगर हमने नहीं ली, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी लेना पड़ेगा, हमें उसके जैसा करना है। उसने इनकम ली है, हमने नहीं लिए, तो हम भी दो। हम इनकम लेंगे 4000 की, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐड करेंगे 4000, ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इनकम टैक्स अकाउंटिंग में ली, अकाउंटेंट ने इनकम टैक्स का खर्चा लिया, हमने नहीं लिया, तो हम लेंगे क्योंकि हमें उसके जैसा करना है। हम अगर इनकम टैक्स का खर्चा लेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, 20,000 रुपये लेस करेंगे। इनकम टैक्स 20,000 माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट मतलब ये इनकम है, कहाँ लिए, फाइनेंशियल बुक्स में लिए, मतलब हमने कॉस्टिंग में ये देने का मतलब है फाइनेंशियल बुक्स में लिए, मतलब हमने नहीं लिए, तो लेंगे। इनकम लेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा 240 रुपीज, ऐड करेंगे स्टोर्स एडजस्टमेंट, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा 240 रुपीज, 240 रुपये। उसके बाद लॉस ड्यू टू डेप्रीसिएशन इन स्टॉक में डेप्रीसिएशन लग गया। दिखती बात है, ये लॉस कहाँ लिया होगा, अकाउंटेंट ने लिया होगा, क्योंकि इस टाइप का लॉस हम कॉस्ट शीट में लेते ही नहीं। लॉस ड्यू टू डेप्रीसिएशन इन स्टॉक वैल्यू में जो भी लॉस होता है वो अकाउंटिंग में लेते हैं, कॉस्ट शीट में नहीं लेते। तो अकाउंटेंट ने लिया मगर हमने नहीं लिया, तो हम भी लेंगे है ना, जैसा उसने किया वैसा करना है। तो हम भी वो लॉस अगर लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट माइनस होता है 3350 माइनस करेंगे, लेस लॉस इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। बेसिकली ये लाइन ऐसे लिखी होनी चाहिए थी, लॉस इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। लॉस ड्यू टू ऑब्सोलीसेंस कहाँ चार्ज किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। दिखती बात है, ये लॉस वैसे भी कॉस्ट शीट में नहीं आता, तो हमने नहीं लिया मगर अकाउंटिंग में लिया, तो अब हमें भी ये लॉस लेना पड़ेगा। लॉस लेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, 2800 माइनस करने पड़ेंगे, 2800 माइनस करने पड़ेंगे, लेस लॉस ऑफ ऑब्सोलीसेंस, ठीक है। सारे एडजस्टमेंट हो गए। चलिए अब देखते हैं प्रॉफिट अकाउंटिंग का जो दे रखा है वो आया है, अगर नहीं आया मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती करी है। चलिए 86,460 इसमें ऐड करोगे 250 और इसमें से माइनस करोगे 1550, ऐड करोगे 850, ऐड करोगे 400, ऐड करोगे 4000, लेस करोगे 20,000, ऐड करोगे 240, लेस करोगे 3350,
लेस करोगे 2800, ये आ गया 64,500 मिल गया, मतलब हमने एकदम सही किया। 64,500 नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब हमें कॉस्टिंग के प्रॉफिट से कहाँ पहुँचना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट तक पहुँचना है, समझ गए। एड लेस करते हैं तो जैसा जैसा अकाउंटेंट ने किया है वैसा वैसा करते जाओ। अगर उसने कोई खर्चा लिया हमने नहीं लिया तो ले लो, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर उसने कोई इनकम ली हमने नहीं ली तो ले लो, प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर उसने कोई खर्चा लिया हमने भी लिया मगर हमने खर्चा कम लिया तो और ले लो, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। खर्चा उसने भी लिया हमने भी लिया, हमने खर्चा ज़्यादा ले लिया तो खर्चे को कम कर दो, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि अकाउंटेंट ने जैसा किया है अगर हम वैसा करते हैं तो प्रॉफिट में प्लस होगा या प्रॉफिट में माइनस होगा। प्लस होता है तो प्लस कर दो, माइनस होता है तो माइनस कर दो। तो एक के प्रॉफिट से दूसरे के प्रॉफिट तक हमें पहुंचना होता है, ठीक है। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब बोरिंग टॉपिक नहीं है ये। रिकंसिलिएशन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके चलिए, ऐसा ही क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज ए नेट लॉस एज पर देयर कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग में लॉस आ रहा है 164, अकाउंटिंग में भी लॉस आ रहा है मगर वो अमाउंट अलग है। कॉस्टिंग में लॉस आ रहा है 164, अकाउंटिंग में लॉस आ रहा है 2,08,000। अब आपको डिफरेंसेस के रीजन दे रखे, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। चलिए, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नेट लॉस, नेट लॉस एज पर कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में कितना लॉस आ रहा है? कॉस्टिंग में लॉस है 164। 164 ये जो लॉस है ना, आप इसको ब्रैकेट में लिख दो। मतलब अब आप जब भी ऐड और लेस करो तो ये मत मानो कि कॉस्टिंग में लॉस है, आप ये मानो कि कॉस्टिंग में प्रॉफिट है। ये मानते हुए ऐड और लेस करना। हमने इसको माइनस मतलब लॉस को ब्रैकेट में लिख दिया ना, अब आप यही मानो कि ये प्रॉफिट है ना, ऐड और लेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं तो क्या दिमाग में लॉस के हिसाब से अलग प्रोविजन याद रखने पड़ेंगे और प्रॉफिट के हिसाब से अलग। तो अब आप ये समझो कि ये है आपका प्रॉफिट, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख दिया आपने, ठीक है। अब जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना। 164 इसको भूल जाओ, आप ये मानो कि कॉस्टिंग में प्रॉफिट है, ठीक है। अब देखो ट्रांजैक्शन करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब। फैक्ट्री ओवरहेड हमने कॉस्टिंग में कम लिए तो और लो। अगर फैक्ट्री ओवरहेड खर्चा और लेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, तो लेस करेंगे, लेस फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब। आप ये मान के एड लेस समझना कि ऊपर प्रॉफिट है,
कितना 3000, ये 3000 माइनस करेंगे, मतलब हमने एक्सपेंडिचर कम लिया है और लेंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमने ज़्यादा ले लिया तो खर्चे को कम करेंगे, हम अगर खर्चे को कम करते तो प्रॉफिट बढ़ेगा 2000, तो ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर चार्ज, ओवर एब्जॉर्ब या ओवर चार्ज एक ही बात है, 2000 ऐड करेंगे, ठीक है। डेप्रीशिएशन अकाउंट्स में 60,000, कॉस्टिंग में 65, कॉस्टिंग में ज़्यादा ले लिया। डेप्रीशिएशन क्या, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर हमने कॉस्टिंग में ज़्यादा ले लिया तो हमें एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, ऐड डेप्रीशिएशन ओवर चार्ज, डेप्रीशिएशन ओवर चार्ज ₹5000 ऐड करना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग में नहीं ली, अब ले लो, इनकम है, इनकम लेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, 10,000 ऐड हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 ऐड हो जाएगा। फिर इनकम टैक्स एक्सपेंसेस है जो अकाउंट्स में लेते हैं मगर कॉस्टिंग में नहीं लेते, अब लेंगे 60,000 का एक्सपेंडिचर है, खर्चा लेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, 60,000 माइनस करेंगे, लेस इनकम टैक्स। स्टोर एडजस्टमेंट नहीं, सॉरी, ट्रांसफर फीस, क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है और एक्सपेंसेस डेबिट होता है। ट्रांसफर फीस क्रेडिट मतलब इनकम, फाइनेंशियल बुक्स में ली तो कॉस्टिंग में नहीं ली, कॉस्टिंग में लेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। एक और है स्टोर एडजस्टमेंट, ये भी क्रेडिट है, मतलब ये भी अकाउंटिंग में इनकम ली, कॉस्टिंग में नहीं ली, लेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 1000, ये दोनों ऐड होंगे, 1000 ऐड ट्रांसफर फीस और ऐड स्टोर एडजस्टमेंट, दोनों इनकम है, कॉस्टिंग में नहीं ली, अब लेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए नेट क्या रहा है, इसका नेट क्या रहा है। सबसे पहले ऊपर जो लिखा है ना वो ब्रैकेट में ध्यान रखना, देखो पहले ब्रैकेट जोड़ दें, 164, 3000, 60,000, ये ब्रैकेट की टोटल 227, इसमें से प्लस वाले माइनस कर दें, 2000, 5000, 10,000, 1,000, ये है 2,08,000। ये देखिए नेट लॉस एज पर अकाउंटिंग 2,08,000, ये ब्रैकेट मारा है 2,08,000, ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो आपको क्या करना है, अगर लॉस दिया हुआ है ना तो ऊपर ब्रैकेट में लिख लो, और फिर आप ये मान के एडलेस सोचो कि ऊपर प्रॉफिट है, प्रॉफिट को सोचते हुए, मतलब कॉस्टिंग में प्रॉफिट है ये सोचते हुए आपको लेस और ऐड करना है, ठीक है, ये आप कंप्लीट कर लीजिए। करेक्ट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मॉड्यूल से ले रखा है। द नेट प्रॉफिट शोन बाय द फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 18,550 और कॉस्टिंग का नेट प्रॉफिट है 28,660। फिर डिफरेंसेस दे रखे हैं तो यहां लिखते हैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट।
नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 28660, ये दे रखा है। डायरेक्टर फीस एक्सपेंसेस है, कॉस्टिंग में नहीं लिया, अब लो, खर्चा लेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेस डायरेक्टर फीस 650 रुपीज। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑब्वियस है, कॉस्ट शीट में नहीं लिया, अब लेंगे, अकाउंटिंग में तो लिया ही होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अब लेंगे, एक्सपेंसेस लेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 570 रुपीज। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट का मतलब इनकम, मतलब बैंक इंटरेस्ट दे रखा 30। जनरली ये इंटरेस्ट की इनकम कॉस्टिंग में नहीं आती, मगर अकाउंट्स में तो ले, मतलब अकाउंटिंग में ले रखी है, कॉस्टिंग में नहीं ले रखी, तो अब लेंगे तो इनकम लेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। बैंक इंटरेस्ट 30 रुपीज ऐड हो जाएगा। इनकम टैक्स ऑब्वियस है, कॉस्ट शीट में नहीं लिया, अब लेना पड़ेगा, लेस इनकम टैक्स। हमें वैसा करना है जैसा अकाउंटेंट ने किया है, इनकम टैक्स का खर्चा लेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ओवरहेड कॉस्टिंग में 8500 है, जबकि ओवरहेड अकाउंट्स में 8320 है, मतलब हमने ओवरहेड कॉस्टिंग में ज़्यादा लिए, कितने ज़्यादा लिए, 8500 माइनस 8320, हमने एक्सपेंसेस ज़्यादा लिया है ओवरहेड, तो ओवरहेड को कम करेंगे, ओवरहेड कम होंगे, खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ऐड ओवरहेड 180 रुपीज ऐड हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है वर्क वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन ए न्यू फैक्ट्री, और उसका एक्सपेंडिचर लगा 16,000, मतलब हमने एक फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री की कॉस्ट है 16,000, फैक्ट्री की कॉस्ट कितनी है 16,000, उस पर डेप्रीसिएशन 5% अकाउंटिंग में चार्ज किया, 16,000 का 5% कितना होता है 800 रुपये, 800, तो 800 का डेप्रीसिएशन अकाउंट्स में तो चार्ज किया, मतलब कॉस्टिंग में वो डेप्रीसिएशन नहीं लिखा, ये लाइन जो दे रखी है कि उसका डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग में लिखा, मतलब कॉस्ट शीट में नहीं लिखा, तो डेप्रीसिएशन कॉस्ट शीट में भी लिखेंगे। एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस लिखेंगे कॉस्ट शीट में तो प्रॉफिट कम हो जाएगा 800, लेस डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग 16,000 का 5% 800 रुपीज लेस हो जाएगा। बस सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब देखो नेट क्या आता है, 28660 माइनस 650 माइनस 570 प्लस 30 माइनस 8300 प्लस 180 माइनस 800, 18,550, 18,550, ये देखिए 18,550 नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। छोटे छोटे क्वेश्चन है एकदम, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आंसर मैच कर रहा है, मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि आपने सही किया या गलत किया, है ना। चलिए, अगर ये 18,550 नहीं आता मतलब अपन ने गलती की है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स डू द रिकंसिलिएशन प्रोसेस टू अराइव एट द नेट प्रॉफिट और लॉस
एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा क्या ऐड करना और क्या लेस। आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन होमवर्क में करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें और आपको ध्यान रखनी है, मैं भी आपको समझाता हूं पूरा। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के कौन सी साइड में आता है? डेबिट साइड में आता है। डेबिट साइड में आता है मतलब एक्सपेंडिचर है। आपको ओपनिंग स्टॉक को क्या मानना है? एक्सपेंसेस। और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है मतलब इनकम साइड में आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या मानोगे? इनकम। ओपनिंग स्टॉक को क्या मानोगे? एक्सपेंसेस। और क्लोजिंग स्टॉक को क्या मानोगे? इनकम, ठीक है। चलिए, मैं आपको 13th और 14th दोनों क्वेश्चन में ये बताऊंगा कि क्या ऐड होगा और क्या लेस, मगर आपको दोनों क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, ठीक है। चलिए देखो, नेट लॉस एज पर कॉस्टिंग, ये चलिए यहाँ पे लिखते भी जाते हैं 170 to 400, ये आप लिखोगे नेट लॉस एज पर कॉस्टिंग 170 to 400। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का एक्सपेंसेस ज्यादा ले लिया तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कम करेंगे। एक्सपेंसेस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ये ऐड होगा 1700 रुपीज ऐड होगा। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, हमने फैक्ट्री ओवरहेड कम लिया मतलब हमें और लेना है। फैक्ट्री ओवरहेड और लेंगे, एक्सपेंसेस और लेंगे तो प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। माइनस करेंगे 3120। डेप्रीसिएशन कॉस्टिंग में 12500, डेप्रीसिएशन अकाउंट्स में 11200, मतलब डेप्रीसिएशन कॉस्टिंग में हमने ज्यादा लिया है। कितना ज्यादा लिया है? 1300 हमने ज्यादा लिया है, खर्चा ज्यादा ले लिया। कम करो, खर्चे को कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। 1300 रुपीज ऐड हो जाएंगे। 1300 रुपए हमने डेप्रीसिएशन ज्यादा ले लिया तो डेप्रीसिएशन को कम करेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब इनकम है तभी रिसीव हुआ है। कॉस्टिंग में नहीं लिया तो अब ले लो, इनकम लेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, 8000 ऐड हो जाएंगे। फिर ऑब्सोल्यूशंस लॉस, लॉस है अकाउंट्स में लिया मतलब कॉस्टिंग में नहीं लिया, अब ले लो। लॉस लेंगे तो प्रॉफिट माइनस हो जाएगा 5700। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट मतलब इनकम है, बैंक इंटरेस्ट इनकम है जो फाइनेंशियल बुक्स में ली मतलब कॉस्टिंग में नहीं ली, तो इनकम कॉस्टिंग में नहीं ली, ले लो। लेंगे तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा 750, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा 750। इनकम टैक्स का प्रोविजन कहाँ बनाया होगा? अकाउंट्स में, मतलब कॉस्टिंग में नहीं बनाया, अब बना दो। बनाएंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा 40,300। स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब इनकम, कहाँ ली? फाइनेंशियल बुक्स में, मतलब कॉस्टिंग में ये इनकम नहीं ली, अब ले लो तो प्रॉफिट कॉस्टिंग का बढ़ जाएगा 475 प्लस 475। ओपनिंग स्टॉक, मैंने क्या कहा? ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंसेस है। ओपनिंग स्टॉक आप ये समझो इट इज एक्सपेंसेस। कॉस्टिंग में कितना लिया? 52,600। अकाउंट्स में कितना लिया? 54,000। मतलब हमने ओपनिंग स्टॉक कॉस्टिंग में कम लिया। ओपनिंग स्टॉक क्या? खर्चा, खर्चा कम लिया तो खर्चे को बढ़ाओ, कितना कम लिया? 1400 कम लिया तो खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट माइनस हो जाएगा -1400। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? इनकम। कॉस्टिंग में इनकम कितनी ली? 52, मगर अकाउंट्स में इनकम कितनी ली? केवल 49,600। मतलब हमने कॉस्टिंग में इनकम ज्यादा ले ली, इनकम ज्यादा ले ली तो इनकम को कम करो, इनकम को कम करेंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, कितना? 2400। डिफरेंस मतलब 2400 रुपए से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा ले लिया। क्लोजिंग स्टॉक क्या? इनकम। हमने कॉस्टिंग में इनकम ज्यादा ले ली तो वापस से कम करो, क्योंकि अकाउंटेंट ने इनकम कम ली और हमने इनकम ज्यादा ले ली। कम करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा 2400 रुपए -2400। इंटरेस्ट चार्ज इन कॉस्टिंग, ये उल्टी रामायणी है, चलो कोई बात नहीं, अपने को क्या करना। इंटरेस्ट कहाँ लिया? कॉस्टिंग में लिया। इंटरेस्ट चार्ज मतलब खर्चा है, कॉस्टिंग में लिया मगर अकाउंटिंग ने लिए ही नहीं। मतलब हमने कॉस्टिंग में ब्याज का खर्चा लिया मगर अकाउंटेंट ने नहीं लिया, तो हम भी हटा दो। खर्चा हमने लिया, अकाउंटेंट ने नहीं लिया, तो हम भी क्या करेंगे? खर्चा हटा देंगे।
खर्चा हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्लस हो जाएगा 6000। वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्टिंग में लेते ही नहीं है, बट यहाँ लिखा हुआ है ले लिया और अकाउंटेंट ने नहीं लिया। अच्छा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंटिंग ने लिए, हमने नहीं लिए, तो हम लेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंटिंग में लिए, हमने नहीं लिए, हम लेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो 800 और 150 दोनों माइनस हो जाएंगे, तो इससे आपको अकाउंटिंग का प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। इसमें रिकंसाइल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मतलब आंसर चेक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग का लॉस दिया हुआ नहीं। पहले माइनस माइनस जोड़ लेते हैं। 172 400, 3120, 5700, 40,300, 1400, 2400, 800 और 150। माइनस माइनस की टोटल होती है 226 270, माइनस की टोटल है ये। अच्छा, प्लस की टोटल करते हैं। 1700, 1300, 8000, 750, 475, 6000, प्लस की टोटल होती है 18225। तो नेट क्या रहता है? माइनस ज़्यादा रहता है, मतलब नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 226 270 18225, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 208045। ये आपका आंसर आएगा नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आंसर रिकंसाइल इसलिए नहीं हो पाएगा, चेक इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लॉस या प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है। तो ये आपका नेट आंसर आएगा 208045, नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये आपका हो गया होमवर्क। वैसे ज़्यादातर तो मैंने आपको बता दिए, अब तो आपको केवल लिखना है। ठीक है, चलो एक और ऐसा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जून 2018 के एग्जाम में आया हुआ और बड़ा भी बहुत है। चलो यहीं पर कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। द नेट प्रॉफिट ऑफ एक्स लिमिटेड appeared at 41,800 एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। फाइनेंशियल का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और फिर आपको रिकंसिलेशन के दिए हुए हैं, आपको प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकंसिल। पता है इसमें क्या है? कॉस्टिंग के प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। तो मतलब हम हमेशा क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग, उसमें एड लेस करते हुए कहाँ पहुंचते हैं? नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऐसे ही करते हैं ना। अब उल्टा करना है, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग रखना है और वहां से एड लेस करते हुए कहाँ पहुंचना है? कॉस्टिंग के प्रॉफिट या लॉस तक पहुंचना है। मतलब अब हमें उल्टा सोचना है। अब हम कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है, हम कौन है? फाइनेंशियल अकाउंटेंट। हम कौन है? फाइनेंशियल अकाउंटेंट, और हमें कॉस्टिंग के प्रॉफिट तक पहुंचना है। समझ गए आप? अब उल्टा सोचना है। अब आप ये सोचो कि आप फाइनेंशियल अकाउंटेंट हो और आपको कॉस्ट अकाउंटेंट के प्रॉफिट तक पहुंचना है। ठीक है, अब आप कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं हो, ध्यान रखना। चलिए भाई, बिल्कुल यहां पर मजा आएगा। ये यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, होमवर्क में नहीं देते। वैसे आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके खुद करो एक बार, फिर चेक करना आंसर को। ठीक है, चलिए। नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें नेट प्रॉफिट आ रहा है, कितना आ रहा है? इट इज 41,800, 41,800। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड, कॉस्टिंग में फैक्ट्री ओवरहेड कम लिए। अब कॉस्टिंग दूसरा वाला है, हम अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट। कॉस्टिंग में फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब किए, इसका मतलब क्या हुआ? हमने ज्यादा लिए खर्चा, तो हम खर्चे को कम करेंगे। देखो ये जो एब्जॉर्ब्ड होता है ना, ये कॉस्टिंग में होता है, तो उसने खर्चा कम लिया, मतलब हमने खर्चा ज्यादा ले लिया। हमने खर्चा ज्यादा ले लिया तो हम खर्चे को कम करेंगे। खर्चे को कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड कितना रुपया? 1500 ऐड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंटेंट ने, कॉस्टिंग वाले ने ज्यादा ले लिया, मतलब हमने कम लिया। हमने कम लिया तो हमें खर्चे को बढ़ाना पड़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। 850
650 लेस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। फिर डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग में मतलब हमने लिया 5600, कॉस्टिंग ने लिया 6250, मतलब हमने डेप्रीशिएशन कम लिया। कितना कम लिया? 6250 माइनस 5600, 650 का डेप्रीशिएशन हमने कम लिया, तो डेप्रीशिएशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेस 650 लेस डेप्रीशिएशन। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ने नहीं ली, मतलब हमने तो ली मगर कॉस्टिंग ने नहीं ली, तो हम भी हटा देंगे, इनकम हटा देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। हम फाइनेंशियल अकाउंटेंट है, हमें कॉस्टिंग के प्रॉफिट तक पहुंचना है, तो कॉस्टिंग ने इनकम नहीं ली, हमने तो ली, तो हम भी क्या करेंगे? इनकम नहीं लेंगे। इनकम नहीं लेंगे तो लेस हो जाएगा 3000, क्योंकि हम ले चुके हैं। लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमें अब फाइनेंशियल अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और हमें कॉस्टिंग के प्रॉफिट तक पहुंचना है। इसके बाद में इनकम टैक्स हमने बनाया, मतलब हमने खर्चा लिया, कॉस्टिंग ने नहीं लिया, तो हम भी खर्चे को हटा देंगे। खर्चा हटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। 20150 ऐड इनकम टैक्स। देन ऑब्सोलिसेंस लॉस हमने लिया है, मतलब खर्चा या लॉस जो भी है वो हमने लिया, उसने नहीं लिया, तो हम भी लॉस को हटा देंगे। हम लॉस को हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। 2850 ऐड ऑब्सोलिसेंस लॉस। फिर बैंक इंटरेस्ट और ट्रांसफर फीस हमने ली, मतलब इनकम है हमने ली, कॉस्टिंग वाले ने नहीं ली, तो हम भी इनकम हटा देंगे। इनकम हटेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। 370 माइनस करेंगे, 370 माइनस लेस बैंक इंटरेस्ट। देन स्टोर एडजस्टमेंट हमने लिया, मतलब इनकम है हमने ली, कॉस्टिंग ने नहीं ली, तो हम भी हटा देंगे। हम हटाएंगे, इनकम हटाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। 230 स्टोर एडजस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ओपनिंग स्टॉक या खर्चा हमने कितना लिया? 26300, कॉस्टिंग ने कितना लिया? 24800, मतलब हमने ज़्यादा लिया है। 26300 माइनस 24800, हमने खर्चा ज़्यादा लिया है, तो हम खर्चे को कम करेंगे। ओपनिंग स्टॉक खर्चा है, कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ऐड करेंगे 1500 रुपये, ऐड करेंगे 1500 रुपये ओपनिंग स्टॉक। फिर क्लोजिंग स्टॉक कॉस्टिंग में 25 हमने ली, 23 क्लोजिंग स्टॉक क्या? इनकम। हमने इनकम कम ली है 2000, तो हमने इनकम कम लिए तो हम इनकम को बढ़ाएंगे, इनकम बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। ऐड क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्टिंग में लिया, इंटरेस्ट कॉस्टिंग ने लिया, मतलब खर्चा कॉस्टिंग ने लिया, मतलब हमने नहीं लिया, हम लेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। 2000 इंटरेस्ट एक्सपेंसेस लेस, हमने इंटरेस्ट नहीं लिया, कॉस्टिंग ने लिया, तो हम लेंगे, हम अकाउंटेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम लेंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। इम्प्यूटेड रेंट, मतलब एक तरह से अपॉर्चुनिटी लॉस वाला जो रेंट होता है ना, कॉस्टिंग ने लिया, हमने नहीं लिया, कॉस्टिंग ने इम्प्यूटेड रेंट लिया, मतलब खर्चा लिया, हमने नहीं लिया, तो हम भी लेंगे, हम लेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा 1000 से। 1000 इम्प्यूटेड रेंट लेस इम्प्यूटेड रेंट। मजेदार क्वेश्चन है। गुडविल रिटर्न ऑफ कहाँ ली होगी? अकाउंटेंट, मतलब हमने ली है, कॉस्टिंग ने तो नहीं ली, तो हम भी हटा देंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ क्या है? खर्चा है, हटा देंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा 5000 रुपये से। 5000 गुडविल रिटर्न ऑफ, ऐड गुडविल रिटर्न ऑफ। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हमने लिया, अकाउंटिंग में ये लॉस देते हैं, कॉस्टिंग ने नहीं लिया, तो हम भी ये लॉस हटा देंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा 600 रुपये। 600 लॉस, ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट यहाँ दे रखा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कॉस्टिंग ने नहीं लिए मगर हमने तो लिए, तो हम भी हटा देंगे।
हम खर्चा हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा 10,000 से, 10,000 से प्रॉफिट बढ़ेगा। कितना बड़ा क्वेश्चन दिया इन्होंने, और क्वेश्चन भी उल्टा दिया, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अच्छा, अब डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 5100, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ये आगे जो दिया है ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड, ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ये सब खर्चे कहाँ लिए होंगे, हमने लिए होंगे, अकाउंटेंट ने लिए, तो हम भी ये सारे खर्चे हटा देंगे, सारे तीनों खर्चे हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये सब ऐड होंगे, 5100 भी ऐड होगा, 9000 भी ऐड होगा और 20,500 भी ऐड होगा। ये 5100 क्या है, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ये है ऐड डोनेशन, ये है ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व, और ये भी ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व। ये सब हमने लिए, कॉस्ट अकाउंटेंट ने नहीं लिए, तो हम भी हटा देंगे इनको, हटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो चलिए अब बड़ी कैलकुलेशन है। 41,800 प्लस 1,500 माइनस 850 माइनस 650 माइनस 3,000 प्लस 20,150 प्लस 2,850 माइनस 370 माइनस 230 प्लस 1,500 प्लस 2,000 माइनस 2,000 माइनस 1,000 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 10,000 प्लस 5,100 प्लस 9,000 प्लस 20,500, इट इज़ 1,11,900। चेक करने के लिए यहाँ आंसर नहीं दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग 41,800, ठीक है। 1,500 माइनस कर दिया क्या, प्लस किया, $41,800 प्लस 1,500 माइनस 850, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना एक बार, माइनस 650 माइनस 3,000 प्लस 20,150 प्लस 2,850 माइनस 370 माइनस 230 प्लस 1,500 प्लस 2,000 माइनस 2,000 माइनस 1,000 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 10,000 प्लस 5,100 प्लस 9,000 प्लस 20,500। ओके, ठीक है, ओके। तो ये हमारा बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो रिकंसिलिएशन के बारे में हमने डिस्कस किया, क्या होता है रिकंसिलिएशन, और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनता है, रिकंसिलिएशन कॉस्टिंग का प्रॉफिट और अकाउंटिंग के प्रॉफिट में क्यों डिफरेंस आता है, हमने उसको डिस्कस किया। और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते कैसे, इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। ये जो क्वेश्चन थे ना, इसमें तो डायरेक्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही बनाना था, मगर अब जो आगे क्वेश्चन है वो ऐसे नहीं है। आगे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा पता है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे होंगे जिसमें अकाउंटिंग का प्रॉफिट दे रखा होगा, कॉस्ट शीट बना के आपको कॉस्टिंग का प्रॉफिट या लॉस पता करना पड़ेगा और फिर रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा, या फिर अकाउंटिंग का प्रॉफिट लॉस भी आपको P&L बनाना पड़ेगा, कॉस्टिंग का प्रॉफिट लॉस के लिए कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी और फिर रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। तो आगे क्वेश्चन अब थोड़े और बड़े हैं, छोटे नहीं है। तो रिकंसिलिएशन, हाँ, मगर ये जरूर बात है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आते हैं तो रिकंसिलिएशन की आते हैं। तो बिल्कुल आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, और
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें रिकंसिलिएशन के अभी तक हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, टेक केयर।